वेलकम बैक गाइस, वापस से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी। और लास्ट टाइम इसमें हमने खत्म करा था अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, जिसमें हमने देखा था कि क्या ह्यूमन को कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती है, किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सकती है, और क्या क्या अल्कोहलिक और ड्रग अब्यूज जो होता है वो आजकल लोग करते हैं। अच्छा, उसमें एक पोर्शन गायब था, वो है एनसीईआरटी में उस चैप्टर का एकदम एंड वाला पैराग्राफ है, एडोलेसेंट को जो हमें ज्ञान देना चाहिए ड्रग अब्यूज ताकि वो ना करे और उसके वजह से नुकसान के बारे में बताने वाला। तो वो मैंने उसमें मेंशन नहीं करा था क्योंकि वो आप ही के पढ़ने वाली चीज है। एडोलेसेंट कौन है? आप हो। और ड्रग अब्यूज कौन करेगा? आप। तो आपको नहीं करना। अच्छा, तो अब उस चैप्टर से आगे बढ़ते हैं। और अगला जो चैप्टर है वो मैंने उसी लास्ट वीडियो में बता दिया था कि हम करेंगे उसे वन शॉट में। तो वन शॉट में लेकर आए अपना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो माइक्रोब्स का कहां यूज है ह्यूमंस का काम आसान करने में। ह्यूमन वेलफेयर मतलब जो ह्यूमन का काम आसान कर दे। कौन कर रहा है? माइक्रोब्स कर रहा है। तो आपकी नॉर्मल जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको शायद पता नहीं, बट वो माइक्रोब्स की ही वजह से जरूरी है। मतलब वो माइक्रोब्स की वजह से ही हो पा रही है, सीधी सी बात है, वो माइक्रोब्स की वजह से। और ये पूरा चैप्टर जो है वो सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस को देख के ही तैयार किया गया है। पढ़ा कौन रहा है? ये पढ़ा रहा है तो वो मैं ही हूं। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ चीजें मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम देखने वाले कि कौन से इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स है जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं, तो इसमें से आप ऊपर के दो जानते होंगे। तो ऊपर के दो में सबसे पहली चीज है मिल्क। मिल्क किससे बनता है? मतलब नहीं, मिल्क का लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अगर मैं मिल्क में छोड़ दूं, लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस अगर मैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क में छोड़ दूं, ये क्या है? ये है एक बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को, तो ये जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको अब इससे एक चीज पता चल गई, अभी जस्ट 20 सेकंड के अंदर में आपको एक चीज पता चल गई कि मिल्क से कर्ड बनाने में लैक्टोबैसिलस यूज होता है। अच्छा, अब डो यानी आटा। जो हम आटा गूंथते हैं, किस चीज का गूंदा जाता है? तो उसमें क्या है हमारे पास? दो ऑप्शंस हैं। तो आओ दोनों की बात करते हैं। पहला आटा गूंदा जाता है डोसा एंड इडली का। ये तो आप घर में भी करते हो, है ना? डोसा और इडली का आटा घर में भी गूंदा जाता है। तो ये कैसे होता है? ये जो डोसा और इडली को कहते हैं ना, जिसको घर की आजकल वो घर पे जो मम्मियां वो कहती हैं खमीर नहीं उठा उसमें, तो खमीर क्या है? खमीर इज नथिंग बट अ बैक्टीरिया, है ना? मतलब हिंदी में खमीर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो आपको नहीं जानना। बट हाँ, ये डो जो होता है इडली डोसे का, वो जो खमीर उठता है वो किसकी वजह से उठता है? वो बैक्टीरिया की वजह से उठता है। तो डो एक तो हो गया डोसा इडली का। दूसरा डो किसका होगा? दूसरा डो होगा ब्रेड का। ये बेकरी में होता है। अच्छा, ब्रेड में क्या यूज होता है? ब्रेड में यूज होता है सैकेरोमाइसिस। नाम और स्पेलिंग अच्छे से देख लो क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में आती है और यही बच्चे गलत करते हैं। सैकेरोमाइसिस सिरेवेसे। ये क्या है? ये एक ईस्ट है। तो ब्रेड बनाने में ईस्ट का काम, डोसा इडली बनाने में बैक्टीरिया का काम, दोनों ही डो के अंदर आते हैं। अब ये क्या है? ये टॉडी लिखा है इधर, है ना? तो ये टॉडी क्या होता है? टॉडी ये निकाला जाता है पाम ट्री से। अच्छा, पाम ट्री कहाँ मिलते हैं? पाम ट्री की बात करें तो ये बेसिकली हमें मिलते हैं साउथ इंडिया में। और ये साउथ इंडिया की क्या है? टॉडी जो है साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल डिश है। ट्रेडिशनल ड्रिंक है। तो उनके कल्चर में ये ड्रिंक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका? टॉडी। क्या नाम है इसका? टॉडी। ये कैसे होती है? ये कैसे करी जाती है? मतलब कैसे प्रोड्यूस होती है? तो प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन। इसको फर्मेंट मतलब इसको बंद करके कहीं छोड़ दिया जाता है बहुत टाइम के लिए और उसके बाद ये फर्मेंट हो जाते हैं। फर्मेंटेशन बेसिकली ईस्ट की वजह से होती है। तो फर्मेंटेशन लिखा हुआ है तो मैं फर्मेंटेशन ही बता रहा हूं।
अब हमारे पास दो तरह की चीज है, एक है स्विस चीज और एक है रॉकफोर्ड चीज। अब ये स्विस चीज सर ये कैसे समझे, कौन सी चीज कैसे? तो सीधी सी बात है, ये जो है ये टॉम एंड जेरी वाली चीज है। ये टॉम एंड जेरी वाले कार्टून की जो चीज दिखाते थे, कैसी दिखाते थे? वो कुछ ऐसी दिखाते थे, वो कुछ ऐसी दिखाते थे। तो यही है वो चीज, यही है वो चीज। ये रही, बन गई ना, ये देखो वैसी बना दी एकदम जैसे टॉम एंड जेरी में दिखाते हैं, है ना? तो यही है स्विस चीज। अब इसमें जो होल है ये क्यों बनते हैं? ये जो होल हैं, होल प्रोड्यूस्ड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2। ये CO2 प्रोड्यूस होती है अंदर, इसमें जब बनाते हैं इसे स्विस चीज को। यहां पर ध्यान देना आपको, इस स्विस चीज पे। ये जो स्विस चीज बनती है किसमें? ऐसी दिखती है। और उसमें जो CO2 प्रोडक्शन है, उसमें जो CO2 प्रोडक्शन है वो क्यों होती है? वो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। वो बैक्टीरिया का नाम इधर लिखते हैं, ड्यू टू बैक्टीरियम, ड्यू टू, नाम देख लो, प्रोपियोनी बैक्टीरियम। ये एक उसका पहला नाम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, उसका जीनस। और उसका स्पेसिफिक एपिथेट क्या है? शर्मेनाई। प्रोपियोनी बैक्टीरियम नहीं, इधर प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई उसका नाम है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई। एस जो होगा इधर स्मॉल होगा, एस जो होगा स्मॉल होगा क्योंकि स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल में लिखा जाता है। तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम बिकॉज ये प्रोडक्शन करवाता है स्विस चीज की। स्विस चीज की प्रोडक्शन कैसे होती है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम जब इस चीज पे काम करता है तो उसमें से CO2 रिलीज होती है और वो CO2 इसमें होल्स बना देती है। अच्छा, रॉकफोर्ड चीज और स्विस चीज में अंतर क्या हुआ? रॉकफोर्ड चीज क्या है? ये बेसिकली फंगी से बनती है। ये प्रोड्यूस्ड बाय फंगी, प्रोड्यूस्ड बाय मतलब फंगी से नहीं बनती, प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ फंगी। हाँ ये ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ फंगी। अच्छा, अब ये फंगी के एक्शन से इसमें आता क्या है? इस चीज में अलग क्या है? तो वो लिखते हैं, फंजाई गिव इट्स स्पेसिफिक फ्लेवर। फंजाई give the cheese, give cheese its specific flavor, its specific flavor। इसका जो फ्लेवर है रॉकफोर्ड चीज का, वो इस फंजाई की वजह से ही आया है, वो इस फंजाई की वजह से आया है। अच्छा, अब सेकेरोमाइसिस सेरेविसी मैंने बताया कि ब्रेड में यूज होती है, जो कि एक ईस्ट है, जो कि एक ईस्ट है। तो सेकेरोमाइसिस सेरेविसी के बारे में और इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं वो भी अब बताना चालू करते हैं। इसे दो चीज बोलते हैं, इसे दो चीज से जाना जाता है। एक है ये बेकर्स ईस्ट के नाम से भी बिकती है मार्केट में, बेकर्स ईस्ट यानी जिसे बेकर्स यूज करते हैं। और ये एक और तरीके से मिलती है जिसे कहते हैं ब्रूअर ईस्ट, यानी जिसे ब्रूइंग इंडस्ट्री यूज करती है, यानी जो दारू वगैरह बनाती है ब्रूइंग इंडस्ट्री वो यूज करती है ब्रूइंग ईस्ट, ब्रूइंग ईस्ट। तो बेकर ईस्ट और ब्रूअर ईस्ट, ये दो नामों से किसे? सेकेरोमाइसिस सेरेविसे को जाना जाता है, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। अच्छा, मैंने वो बता तो दिया ही है ना कि इससे क्या बनेगा? ब्रेड, ब्रेड। और ब्रूइंग ईस्ट से क्या बनेगा? ये विस्की, विस्की, ब्रांडी, विस्की, ब्रांडी, रम, वाइन, वोडका, बियर, बियर और जो भी है एक्सेट्रा लिख देते हैं, मैं और नाम नहीं याद, बस इतनी काफ़ी है क्योंकि मैंने इतनी सुने, विस्की, ब्रांडी, रम, वाइन, वोडका, बियर। तो ये जो होती हैं ये सब किससे बनती हैं? सेकेरोमाइसिस सेरेविसी से। अच्छा, अब इसमें एक आता है विदाउट डिस्टिलेशन, कौन सी बनती है इनमें से? विदाउट डिस्टिलेशन तो मार्क कर रहा हूं कलर से, देख लेना। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लेके जाते हैं। ये जो है
ये जो बना ये है विदाउट डिस्टिलेशन, यानी इन्हें डिस्टिलेशन के प्रोसेस से होकर नहीं गुजरना पड़ता। डिस्टिलेशन का प्रोसेस इनके लिए कोई काम का नहीं, क्योंकि ये विदाउट डिस्टिलेशन भी बन जाती है। बट बाकियों को डिस्टिलेशन करवाना पड़ता है। विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका, सबको डिस्टिलेशन से होकर गुजरना पड़ता है। अगला टॉपिक क्या है? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स दवाइयां होती हैं, सबको पता है। एंटीबायोटिक्स दवाइयां होती हैं, ये तो सबको पता है। तो एंटीबायोटिक्स में लिखना चालू करते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या है? ये केमिकल सब्सटेंस है, ये केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस which help in fighting the disease causing organism, disease causing organism में शॉर्ट में लिख रहा हूं ORGM, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ने में एंटीबायोटिक्स का हमको काम देखने को मिलता है। और एक सबसे आसान एंटीबायोटिक का नाम जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, ये अच्छा पेनिसिलिन किसने खोजी थी? फाउंडेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आई गेस फाउंडर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही है, आई गेस। हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही है, एनसीईआरटी से कंफर्म। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये ढूंढी थी। अच्छा, अब ये किस काम में आ रही थी जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ढूंढी? हेल्प नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं यूज्ड एज अ मेडिसिन for soldiers who were wounded, who were found wounded in World War II, तो जब पेनिसिलिन मिली फ्लेमिंग को तब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, और वर्ल्ड वॉर 2 में जो सोल्जर्स थे जो कैसे आ रहे थे, जो हल्के से गंभीर ऐसी चोटिल होकर आ रहे थे, जो चोटिल थे सोल्जर्स, उन चोटिल सोल्जर्स को मेडिसिन देने का काम किसने करा? पेनिसिलिन ने करा। पेनिसिलिन वो मेडिसिन बनी जो उन सोल्जर्स को दी जा सकती है। अच्छा, अब ये एंटीबायोटिक्स की बहुत हाई कैपेसिटी होती है। एंटीबायोटिक हैव हाई कैपेसिटी, एंटीबायोटिक्स have very high capacity to fight capacity नहीं लिखी, high capacity to fight disease causing diseases लिखते हैं। अच्छा, अब एनसीईआरटी में कुछ डिजीजेस ले रखी हैं, जैसे कि अब ये डिजीजेस कौन कौन सी हैं? एक है वूपिंग कफ, वूपिंग कफ है, और गल घोटू, और है काली खांसी। शायद काली खांसी को वूपिंग कफ कहते हैं। तो फिलहाल ये 2 नाम मैं लिखता हूं, और अगर एनसीईआरटी में और कोई दिखे, प्लेग। हाँ, प्लेग कैसे होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। कब बताया था? जब पढ़ाया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, तब बताया था। तो पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक से, पेनिसिलिन नहीं बेसिकली, एंटीबायोटिक से हम वो प्लेग भी ठीक कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे क्या है? यहाँ पर हमारे पास कुछ चीजें दी हुई है। हमारे पास कुछ क्या है? सैकेरोमाइसिस सेरेविसे, लाइपेज, प्रोटीएज, स्ट्रेप्टोकाइनेस, साइक्लोस्पोरिनेस, स्टैटिन्स। ये सब क्या है? ये सब माइक्रोब्स हैं। अब ये माइक्रोब्स से क्या बनता है? इससे क्या बनता है? इथेनॉल। या ये किस काम आते हैं? इथेनॉल बनाने के, इथेनॉल की प्रोडक्शन में ये काम आता है। इसकी इथेनॉल की प्रोडक्शन में क्या काम आता है? सैकेरोमाइसिस सेरेविसे। अब ये लाइपेज किस लिए काम आते हैं? लाइपेज क्या करते हैं? रिमूव, नहीं इस कलर से नहीं, कलर चेंज, रिमूव ऑयली स्टेन्स।
जो कपड़ों पर ऑयली स्टेन लगता है, अगर उस पर आप लाइपेज लगाओ तो वो ऑयल का दाग जो है वो वहां से हट जाएगा। अच्छा, प्रोटीएज और पैक्टिनेज किस काम आते हैं? ये आते हैं क्लियरिंग ऑफ बॉटल्ड जूसेस, यानी वो जो बॉटल आती है जूसेस की उनको क्लियर करने में, क्लियरिंग इन बॉटल्ड जूसेस, इन बॉटल्ड जूसेस, उन बॉटल्ड जूसेस को क्लीन करने में प्रोटीएजेस और पैक्टिनेजेस का काम होता है। अच्छा, अब स्ट्रेप्टोकाइनेज कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है जब क्लॉट करना हो, नहीं क्लॉट को तोड़ना हो, क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है। हार्ट अटैक पेशेंट्स में ये यूज होता है, हार्ट अटैक के टाइम, हार्ट अटैक के पेशेंट्स में ये यूज होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, क्लॉट को ये तोड़ देता है। अच्छा, साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तब यूज करा जाता है, यूज्ड वाइल ऑर्गन ट्रांसप्लांट, यूज्ड वाइल ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरी, तो वहां पर ये यूज होता है। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग होता है, मतलब इसकी वजह से दर्द नहीं फील होता, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है, ट्रांसप्लांट सर्जरी। और ये है क्या? एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है। ये है क्या? साइक्लोस्पोरिन ए। ये है क्या? इट इज अ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग, यानी जो हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ी देर के लिए रोक दे कि कुछ रिएक्ट नहीं करना इस चीज पे, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अच्छा, स्टेटिन्स क्या होता है? ये हमारा मेंटेन करने में हेल्प करते हैं क्या? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, हेल्प इन मेंटेनिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हेल्प इन मेंटेनिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है उसको मेंटेन करने में क्या यूज होता है? कोलेस्टेरॉल लिखना था, कोलेस्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है ब्लड का उसको मेंटेन करने में स्टेटिन्स हेल्प करते हैं। अच्छा, अब अगले पेज पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, अब इनमें क्या बेसिकली यूज होता है, यानी नाम उस बैक्टीरिया का या कोई फंजाई हो सकता है, तो सिट्रिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, लैक्टिक एसिड, स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन, स्टेटिन्स। इन तीनों को अभी आपने पिछले पेज पर भी देखा, लैक्टिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड और सिट्रिक एसिड, इनकी बात करते हैं। सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइजर क्या होता है? ये सिट्रिक एसिड बनाने में काम करता है, एस्परजिलस नाइजर। और अगला क्या है? ब्यूटायरिक एसिड। अगला नाम लिखा है ब्यूटायरिक एसिड, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना, तो ब्यूटायरिक एसिड के लिए क्या यूज होता है? क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिसियम, नहीं यहाँ थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक, ब्यूटाइलिसियम, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिसियम। लैक्टिक एसिड के लिए तो सबको पता है, लैक्टिक एसिड के लिए लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज के लिए होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया यूज। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होता है, यानी इधर थोड़ा सा, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया यूज होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया यूज होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज बनाने के लिए। स्ट्रेप्टोकाइनेज का फंक्शन क्या है? क्लॉट बस्टर। साइक्लोस्पोरिन है जो कि एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है, साइक्लोस्पोरिन है, वो बनाता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बनाता है, जो कि एक फंजाई है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम आगे लिख देते हैं, फंजाई है। ये क्या बनाता है? ये वो साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसेंट का काम करती है सर्जरीज के दौरान। स्टेटिन्स जो कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रखते हैं, वो बनता है
मोनास्कस परप्यूरियस से। ये बनता है मोनास्कस परप्यूरस, जो कि एक फंजाई है अपने आप में, एक फंजाई है। तो यहाँ दो फंजाई बताए मैंने आपको, उसके ऊपर क्या है, एक बैक्टीरिया है, और जो सबसे पहला है वो भी एक फंजाई है, उसके नीचे जो दोनों हैं वो दोनों क्या हैं, बैक्टीरिया। तो ये इस चैप्टर का पहला पोर्शन था जो हमने अभी अभी खत्म करा, जिसमें मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स। अब आते हैं इसके अगले पार्ट पे, जो कि है बायोगैस। तो ये क्या होता है, बायोगैस बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेस। इस गैसेस में प्रीडोमिनेंटली सबसे ज्यादा क्या होती है, प्रीडोमिनेंटली मीथेन गैस होती है, है ना। मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रीडोमिनेंटली CH4 is used to produce fuel, तो फ्यूल की प्रोडक्शन करनी है हमें गैसेस के मिक्सचर से। अच्छा, अब हमारे पास इसमें एक चीज दी हुई है हमें, जो कि है मीथेनोजेंस। अब वो मीथेनोजेंस क्या होते हैं उसके बारे में बताते हैं। मीथेनोजेंस यहां पर शुरू करते हैं। मीथेनोजन, अब ये मीथेनोजन क्या होता है? मीथेनोजन एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल लिख देते हैं, एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम। एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम, किसका? मीथेनोजन का। एग्जाम्पल किसका है? मीथेनोजन का। अब मीथेनोजन क्या काम करता है, या मिथेनोबैक्टीरियम क्या है? दीज आर द बैक्टीरिया दैट ग्रो ऑन एनेरोबिकली, मतलब एनेरोब्स, मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ग्रो करते हैं। ये क्या करते हैं? ग्रो एनारोबिकली on cellulosic surface, सेल्यूलोज वाले सरफेस पर ये एनेरोबिकली ग्रो करते हैं। एनेरोबिकली अगर आपको मतलब नहीं पता तो मैं यहां लिख देता हूं। एनेरोबिकली का मतलब होता है इन O2 एब्सेंस, यानी ऑक्सीजन नहीं होता। ये क्या होता है? एनेरोबिकली होता है। इसके बाद क्या होता है, ये जब यहां ग्रो करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड। यहां इससे लिख देते हैं, जब ये होता है लार्ज अमाउंट ऑफ CH4 along with H2O and CO2, large amount of CH4 along with H2 and CO2 प्रोड्यूस। ये क्या हुई? प्रोड्यूस हुई। अच्छा, अब यहां देखो, इसमें इन्होंने पानी डाला, नीचे भेज दिया डाइजेस्टर में। ऊपर से इन्होंने गैस भेजनी चालू करी, है ना। ऊपर से यहाँ इन्होंने गैस यहाँ भेजनी चालू करी। अब ये गैस क्या करेगी? यहाँ मिथेनोबैक्टीरियम भी प्रेजेंट है, और वो क्या करेगा? यहाँ O2 नहीं है, O2 यहाँ नहीं है, तो ये एनेरोबिक बैक्टीरिया मिथेनोबैक्टीरियम यहाँ एक्ट करेगा, जिसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ CH4 और H2 और CO2 ये क्या करेगा? ये सिक्रीट आउट करेगा। तो CH4 प्लस CO2 प्लस और भी सारी चीजें बनेगी, जिसमें से बेसिकली जो गैस है, जो गोबर गैस जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं गोबर गैस। इसे जो है आगे भेज दिया जाएगा, और बाकी चीजों को यहाँ स्लज से रिमूव कर दिया जाएगा। जो भी पानी है जो बचा हुआ है वो स्लज से रिमूव हो जाएगा। ये पूरा क्या था? बायोगैस का हमारा था।
अब अगला क्या है, माइक्रोब की बात करनी है हमें। किधर, माइक्रोब की हमें बात किधर करनी है, माइक्रोब की बात करनी है वाटर के ट्रीटमेंट प्लांट में, वाटर के ट्रीटमेंट प्लांट में। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 6 डब्बे बनाता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पर 6 डब्बे बनाता हूँ। उन्हीं 6 डब्बों में पूरा समझाता हूँ, उन्हीं 6 डब्बों में पूरा समझाता हूँ। ये और ये और ये 6 डब्बे बने, 6 के 6 डब्बों में पूरा समझाते हैं क्या क्या किस डब्बे में होता है। तो जो सबसे पहला डब्बा होता है जिसमें हम पानी भेजते हैं, उसके अंदर ऐसे बहुत बड़े बड़े बार्स लगे हुए हैं, रॉड लगी हुई है, जिन्हें कहते हैं फ्लोटिंग बार, इन्हें कहते हैं फ्लोटिंग बार। यहाँ बार को थोड़ा अलग उससे लिखते हैं, ये दिखना चाहिए कलर, फ्लोटिंग बार। अब ये फ्लोटिंग बार के बाहर क्या होता है, जो डेब्राइज होते हैं, यानी जो बड़े बड़े पत्थर कंकड़ हैं, वो सारे यहीं डेब्राइज क्या होते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, डेब्राइज स्टॉप हो जाते हैं, डेब्रिस को ये रोक देता है। ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, फ्लोटिंग बार की वजह से डेब्राइज यानी बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं वो यहीं रुक जाते हैं। अगला ये क्या है, इट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन टैंक, इसे कहते हैं सेडिमेंटेशन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक। अब इस सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, सेडिमेंटेशन टैंक में क्या अलग होता है, इसमें क्या था, इसमें तो डेब्राइज रुक गए थे, इसमें तो डेब्राइज रुक गए थे। इसमें क्या होगा, स्मॉल सॉइल पार्ट्स यानी जो बची कुची मिट्टी विट्टी है वो, एंड स्मॉल पेबल्स यानी कंकड़ वगैरह इसमें रुक जाएंगे, स्मॉल पेबल्स, स्मॉल पेबल्स। इसमें बड़े पत्थर रुके और बड़ी चीजें रुकी, प्लास्टिक पॉलिथीन वगैरह। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल और स्मॉल अमाउंट ऑफ पेबल्स किसमें रुके, सेडिमेंट हो गए, वहीं रुक गए सेडिमेंटेशन टैंक में, सेडिमेंटेशन टैंक में। अब आता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक, यहां पर पानी को रखा जाता है थोड़ी देर, ये आता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। इस प्राइमरी सेटलिंग टैंक में क्या होता है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में क्या होता है, सॉलिड वेस्ट रिमूव होता है, सॉलिड वेस्ट रिमूव होता है, सॉलिड वेस्ट रिमूव होता है। अच्छा, अब ये जो 3 डब्बे बने, ये अल्टीमेटली हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने क्या देखा फिर, मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने देखा कि कैसे पानी को बाहर ऊपरी सतह से साफ करा गया, जिसमें सबसे पहले उसमें मोटे पत्थर हटाए गए, फिर उसके अंदर से छोटे पत्थर हटाए गए, फिर उसके अंदर से सॉलिड वेस्ट को रिमूव करा गया, सॉलिड वेस्ट को रिमूव करा गया। अब क्या है, अब यहां पर क्या होगा, एरेशन होएगा, यानी अब इसको पानी खुला छोड़ दिया जाएगा, इसे कहते हैं एरेशन टैंक, इसे कहते हैं एरेशन टैंक। यहां पर अच्छा कौन सा बैक्टीरिया एक्ट करेगा, इधर इधर एक्ट करेगा, एरोबिक बैक्टीरिया का एक्शन होगा, इधर एरोबिक बैक्टीरिया इधर एक्ट करेगा, एरोबिक बैक्टीरिया का एक्ट इधर होगा। और इस एरोबिक बैक्टीरिया के वजह से क्या होगा, इसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया इसको जो है इसके अंदर सारा ऑक्सीजन निकाल रहा है, ऑक्सीजन यूज कर रहा है क्योंकि वो काम कर रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, और वो कम होने की वजह से इसमें गांठें पड़ने लगेगी, जिन गांठों को बोलेंगे फ्लॉक्स। ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने हिंदी में बोल दी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो रही है, यहां से वहां तक जाने के उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तो कम हो गई, और उसकी वजह से फ्लॉक्स की जो प्रेजेंस है वो बढ़ गई, फ्लॉक्स जो हो गए वो प्रोड्यूस होने लग गए, फ्लॉक्स प्रोड्यूसेस। फ्लॉक्स क्यों प्रोड्यूस है, क्योंकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई थी। अब इन दो में क्या बचेगा, इन दोनों में क्या बचेगा, यहां पर सेकेंडरी सेटलर टैंक बोलते हैं शायद इसे, इससे लिखते हैं, ये क्या है, ये है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। यहां पर सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में क्या होता है, यहां पर क्या करवाते हैं बेसिकली, फ्लॉक्स गेट सेटल्ड, फ्लॉक्स को सेटल कर दिया जाता है, और फ्लॉक्स के सेटल होते होते में, फ्लॉक्स के सेटल होते होते में यहां से पानी को छोड़ दिया जाता है रिवर बॉडीज में,
इनको रिवर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है और फिर इसमें फ्लॉक जो है सेटल हो जाता है। और अब उस फ्लॉक को कहाँ यूज करेंगे, वो उसको यूज करते हैं एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर की तरह। क्या बोला, एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर की तरह इसे यूज करा जाता है। एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर की तरह इसे यूज करा जाता है। और ये जो ट्रीटमेंट हुआ जिसमें माइक्रोब्स का बेसिकली यूज आया, इट इज नोन एज दी सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इट इज नोन एज दी सेकेंडरी ट्रीटमेंट। बेसिकली प्राइमरी ट्रीटमेंट में ऊपर से साफ हुआ और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में नीचे से, मतलब अंदर से, नीचे से नहीं अंदर से, फ्लो में इधर उधर निकल जाते हैं कभी कभी। तो एक बार काम करते हैं, एकदम फ्रेश माइंड करते हैं। इधर देखो सारे मेरी तरफ, मेरी शक्ल दिखनी चाहिए सबको, क्योंकि एक बार ये रिपीट होने वाला है। पानी आया पहले डब्बे में, क्या हुआ पहले डब्बे में, फ्लोटिंग बार्स लगे हुए हैं। अच्छा सर, याद होना चाहिए एकदम, मेरे साथ साथ मेमोरीज है ना सर। पहली बार ये पहले डब्बे में पानी आया, उसके अंदर हमने बहुत बड़े बड़े लोहे के रॉड रखे हुए हैं। उसकी वजह से क्या होगा, जब पानी उधर से जाएगा तो मोटे पत्थर जो होंगे वो रुक जाएंगे। अच्छा ठीक है, इसके आगे क्या हुआ सर, हमने सेडिमेंटेशन टैंक लगा रखा है। सर सेडिमेंटेशन टैंक में क्या है, सेडिमेंटेशन टैंक में क्या है, स्मॉल सॉइल जो है या स्मॉल कंकड़ पत्थर जो है वो जो है रिमूव होने वाले हैं। फिर क्या होएगा सर, हमने भेजा इसे प्राइमरी सेटलिंग टैंक में, उसमें जो सॉलिड वेस्ट है उसे हम रिमूव करने वाले हैं। सर ये क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। अच्छा ठीक है, उसके बाद पानी कहाँ गया, उसके बाद सर पानी गया हमारे एरेशन टैंक में, उसमें हमने एरोबिक बैक्टीरिया छोड़ दिए। उसकी वजह से वो बैक्टीरिया जो है उसमें से ऑक्सीजन जो है निकालने लग गए और उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम कर दिया। उस पानी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होती है, उसके अंदर फ्लॉक्स की प्रोडक्शन होने लग गई। और फिर वो पानी जब फ्लॉक्स की प्रोडक्शन वाला था वो कहाँ गया, वो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में गया, जिसमें हमने उन फ्लॉक्स को भी सेटल करने को छोड़ दिया। और तब तक में हमने रिवर बॉडीज में पानी छोड़ दिया था। और फिर ये फ्लॉक्स सेटल होने वाले को हमने क्या बोला, एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर, जिसे हमने एक अलग तरीके में यूज कर दिया। और इसको फिर हमें वापस यहाँ छोड़ देंगे, वापस उधर छोड़ देंगे, ये फिर उधर वापस चले जाएगा। सर उसे क्या बोला हमने, इट इज नोन एज आवर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो ये फुल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का एक चार्ट है जिसका अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से। आपको समझ में आ चुका है। एक बार वापस से दिखा देते हैं, एक बार देख लीजिए, 2 सेकंड का हम पॉज लेंगे। चलो शुरू करते हैं। अगला टॉपिक क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब खेती बाड़ी। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब when we use biofertilizers, when farmers use फार्मर क्या यूज करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं। और बेसिकली इन बायो फर्टिलाइजर्स में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और क्या यूज होता है सर, फंजाई यूज होता है बच्चों। फंजाई के बाद और क्या यूज होता है सर, और भी कुछ हो सकता है, तो साइनोबैक्टीरिया यूज हो सकता है, जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। कहाँ पढ़ाया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कौन सी क्लास में, क्लास 11। लेक्चर क्या है, आई गेस शायद लेक्चर नंबर 1 ही था उसका। आओ माइक्रोब्स की बात करते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट मतलब जो नेचर में कुछ कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, तो इंसेक्ट्स को, बैक्टीरिया को, फंजाई को और वायरसेस को कंट्रोल करने का काम जो होता है वो करते हैं ये। तो कौन से माइक्रोब्स हैं, तो बेसिकली इंसेक्ट्स में तो कोई माइक्रोब्स नहीं है, तो कुछ बीटल्स होते हैं, और लेडी बर्ड होती है। देखो लेडी बर्ड अच्छे से लिख देते हैं और हटाओ इसे। लेडी बर्ड होती है, ये क्या करते हैं, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये कंट्रोल कर लेते हैं किन्हें, ये कंट्रोल कर लेते हैं मॉस्किटोस को। मॉस्किटो का अमाउंट, जहां पर बीटल और लेडी बर्ड होते हैं वहां पर मॉस्किटोज इतने
नहीं आते, वहां पर मॉस्किटोज इतने नहीं आते। अच्छा, बैक्टीरिया में क्या है? बैक्टीरिया में भी एक बैक्टीरिया का नाम है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस, बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis। अब ये बैसिलस thuringiensis क्या करता है? ये किसे कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है बटरफ्लाई कैटरपिलर्स की प्रोडक्शन को। ये कंट्रोल करता है बटरफ्लाई कैटरपिलर्स की, जो कैटरपिलर्स आगे जाके बटरफ्लाई बनने वाले हैं, कैटरपिलर्स हाँ बनने वाले हैं, उनको ये बैसिलस thuringiensis रोक देता है। बैसिलस thuringiensis रोक देता है। अच्छा, अब एक होते हैं फंजाई में आते हैं ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। ये ट्राइकोडर्मा क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजन, प्रोडक्शन ऑफ several plant पैथोजन, सेवरल प्लांट पैथोजन। तो जो पैथोजेंस जो प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उस प्लांट पे ट्राइकोडर्मा जो है वो रख दो, वो फंजाई को लाकर उस प्लांट पे छोड़ दो, तो वो पैथोजन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इंसेक्ट में एक बड़ा इंसेक्ट था, ये एक बैक्टीरिया है, वो एक फंजाई है। एंड में क्या आता है हमारे पास? एक वायरस। तो वायरस क्या होता है? उसमें एक वायरस है जिसका नाम है बैक्यूलो वायरस है, एक मिनट आगे देखते हैं। और हाँ, बैक्यूलो वायरस है। तो इधर आते हैं और शुरू करते हैं। इसमें आता है बैक्यूलो वायरस, बैक्यूलो वायरस। अब ये बैक्यूलो वायरस क्या है? इट इज अ बैक्यूलो वायरस में क्या है? ये एक न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस है। इट इज अ न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। ये क्या है? ये न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस है ये। और ये क्या करता है? ये सेवरल पैथोजेंस को एक्ट करने से रोकता है, सेवरल पैथोजेंस को एक्ट करने से रोक देता है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस या बैक्यूलो वायरस। अच्छा, जब ये चीज है, ये आप एनसीईआरटी से खुद पढ़ो कि एक ही पैराग्राफ लिखा है फीचर्स के बारे में, बैक्यूलो वायरस के फीचर्स के बारे में जो बता रहा है, एक पैराग्राफ है, बस एक पैराग्राफ। अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूं, इस वायरस का स्पेसिफिक इंपैक्ट नहीं है, किसी भी स्पेसिफिक इंपैक्ट ऑन प्लांट, फिशेस, मैमल्स, इन सब पर, बर्ड्स भी आते हैं इसी में, मैमल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, एम्फीबियन, बर्ड्स, इन सब पर ये प्लांट या नो स्पेसिफिक इंपैक्ट। तो कोई इंपैक्ट नहीं होता इस वायरस का, इन सब पर कोई इंपैक्ट नहीं है अगर ये हम यूज करते हैं, अगर ये हम यूज करते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात करते हैं अब। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में एजिटोबैक्टर है, बिजरिंकिया है, तो बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे एनाबीना है, नॉस्टॉक है। तो ये सब कुछ सिर्फ एग्जांपल्स लिखे हुए एनसीईआरटी में, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं पढ़ा रहा, ना ही इसमें कुछ लिख रहा, क्योंकि वो मैंने आपको बता ही दिया। एनाबीना है, नॉस्टॉक है, बिजरिंकिया है, और फ्रैंकिया है, फ्रैंकिया, एनाबीना, नॉस्टॉक, बिजरिंकिया और एजिटोबैक्टर है। तो ऐसे ऐसे कुछ नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं, जिसमें साइनोबैक्टीरिया का नाम है साइनोबैक्टीरिया का नाम है एनाबीना और नॉस्टॉक, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल था, जो कि मैंने चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 11th में भी पढ़ा रखा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में। अच्छा, इससे पहले उसमें एक और चीज है जो कि है माइकोराइजा, माइकोराइजा। अब ये माइकोराइजा क्या है? इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन अ फंजाई एंड प्लांट, जिसमें से फंजाई इसे क्या देता है? फंजाई इसे देता है
फंजाई से देता है प्रोटेक्शन, या मतलब फंजाई एक सिम्बायोटिक माइकोराइजा ही है ना, आई गेस। एक बार एनसीईआरटी चेक करने दो मेरे को, माइकोराइजा ही है, हाँ माइकोराइजा ही है। तो उसमें जो फंजाई वाला पोर्शन है, जो उसका फंजाई वाला पोर्शन है, वो उसको क्या करता है, टॉलरेट बनाना, टॉलरेंस, उसकी टॉलरेंस पावर बढ़ाता है, टॉलरेंस पावर को क्या करता है, इंक्रीज करता है फंजाई। और बदले में जो प्लांट है, जो प्लांट है, अब वो प्लांट क्या करता है, प्लांट क्या करता है बदले में, उसे शेल्टर देता है, शेल्टर देता है और फूड भी देता है, और फूड भी देता है। ये माइकोराइजा क्या है, एक माइकोराइजा क्या है, एक ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इट इज अ सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये भी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, जो कि मैंने पूरा आपको बता दिया। और इसी के साथ हमने वन शॉट में ये वाला चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कौन कौन से तरीकों से माइक्रोब्स जो है ह्यूमंस के काम आए, वो हमने वन शॉट में जान लिया। कुछ कुछ नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी हैं, और पेपर में टिक द करेक्ट या ट्रू फॉल्स या मैच द फॉलोइंग। और अगर थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा, थ्योरी वाला क्वेश्चन चलो अभी बता देते हैं, थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा बायोगैस से, एक बार इसका पूरा जो है एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़ना है आपको। और ये माइक्रोब्स के जो मैंने छोटे पोर्शन है, क्योंकि मैं बोर्ड पे सारी थ्योरी नहीं लिख सकता, तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पर जो बताया है डायग्रामेटिक फॉर्म में, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा पैराग्राफ पढ़ के, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप रिफ्रेशर बुक से पढ़ते हैं तो उसमें और अच्छे से डिटेल वाइज दिया हुआ है, और अच्छे से आप इस आंसर को फॉर्म कर पाएंगे अगर ये लॉन्ग आंसर में भी आता है। तो इसी के साथ अपना ये वाला वन शॉट वाला चैप्टर भी खत्म होता है। थैंक यू सो मच।